सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही है, बीएड फर्स्ट ईयर की। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 5th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के बालक। अब देखो, बालक कई प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको कई प्रकार के बालक वहां पर देखने को मिलेंगे। सामान्य बालक होंगे, विशिष्ट बालक होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, पिछड़े हुए होंगे, अपराधी होंगे, मंदबुद्धि होंगे। इस प्रकार आपको कई प्रकार के बालक अपनी कक्षा में देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, आपको इनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करनी होती है, यह सब बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, क्योंकि इसमें हम काफी सारे क्वेश्चन आज कवर करेंगे। बालकों के प्रकार। बालक कितने प्रकार के होते हैं? देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात तो हमने कर ली थी। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? सभी व्यक्ति अलग होते हैं, उनमें अंतर होता है, और वह जो अंतर होता है उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं मानते हैं, उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, सब व्यक्ति, सब बालक अलग अलग हुए। जब सब बालक अलग अलग होते हैं ना, तब इस प्रकार हमें अपनी कक्षा में कई प्रकार के बालक देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बालकों के प्रकारों की बात करें, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम बालकों को प्रकारों में बांटना चाहें, तब हमें दो प्रकार के बालक मिलते हैं। पहला तो होता है सामान्य बालक, दूसरा होता है विशिष्ट बालक। अब ये होते क्या है? सबसे पहले सामान्य बालक की बात कर लेते हैं। जनरल चाइल्ड। सामान्य बालक क्या होता है? किसी भी क्लास में ज्यादातर बच्चे जिस तरह से होते हैं या जिस तरह के होते हैं, उसे ही हम सामान्य बालक कहते हैं। सामान्य बालक ऐसा बालक होता है जो न तो ज्यादा इंटेलिजेंट होता और न मंदबुद्धि होता। उसके हाथ पैर, आंख, नाक, कान, सभी शरीर के अंग ठीक ठाक काम करते हैं। वह रोजाना स्कूल में आता है, अपना पढ़ाई करता है और पास हो जाता है। न तो वो टॉपर होता, बिल्कुल की टॉप कॉलेज या जिला उसने टॉप कर दिया, न ही वह मंदबुद्धि होता कि वह पढ़ ही नहीं पा रहा या फिर क्लास में फेल हो रहा है। ऐसा बालक जो कोई विशेष गुण नहीं रखता, सामान्य से होता है। जैसे ज्यादातर बालक होते हैं वैसा ही वह होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब सामान्य बालक ही है। जो हम प्रतिभाशाली बालक होते, ज्यादा इंटेलिजेंट होते, तो अब तक हम साइंटिस्ट वगैरह बन चुके होते। अगर हम मंदबुद्धि होते तो हम बीएड वगैरह तक पहुंचते ही नहीं। तब सामान्य बालक क्या होता है? ऐसा बालक जो नॉर्मल अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, उसके शारीरिक अंग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अपना पास हो जाता है, न तो फेल होता और न टॉप करता किसी भी चीज को। तो वो बालक सामान्य बालक होता है। किसी भी कक्षा में आपको ज्यादातर सामान्य बालक ही देखने को मिलते हैं, विशिष्ट बालक बहुत कम देखने को मिलते हैं। सामान्य बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या एवं शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। ऐसे बालक की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के अधिकांश बालकों के समान होती है। ये न तो पढ़ाई में पिछड़ते और न ही पढ़ाई में विशेष उपलब्धि प्राप्त करते। इनका विकास व समायोजन सुव्यवस्थित होता है, ठीक ठाक होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। लगभग 90 से 110 होती है इन बालकों की बुद्धि लब्धि, आईक्यू। अगर हम सामान्य बालकों के आईक्यू की बात करें तो वो 90 से 110 के करीब होता है। किसी भी कक्षा के लगभग 70% बच्चे सामान्य बालक ही होते हैं। अतः वह बालक जो कोई भी विशेष गुण प्रदर्शित नहीं करता, सामान्य बालक कहलाता है। सामान्य बालक आप समझ गए क्या होता है? किसी भी कक्षा के ज्यादातर बच्चे जैसे दिखाई देते हैं आपको, जैसे होते हैं, वे सामान्य बालक ही होते हैं। सामान्य बालकों के अलावा जो दूसरे बालक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? एक तो इंटेलिजेंट हो जाता है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। एक मंदबुद्धि हो जाता है। एक ऐसा बालक हो सकता है जो बीमार रहता हो। एक ऐसा बालक हो सकता है जिसके हाथ पैर, आंख, नाक सही काम न करते हो। तो वे सामान्य बालक नहीं है। सामान्य बालक जिसके शरीर के अंग ठीक ठाक काम करते हैं, रोजाना स्कूल में आता है, अपना पढ़ाई करता है, पास हो जाता है, अपनी अगली कक्षा में चला जाता है, तो वो सामान्य बालक होता है। सामान्य बालक का आईक्यू कितना होता है? 90 से 110 होता है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। विशिष्ट बालक, स्पेसिफिक चाइल्ड। अब पहले तो सामान्य बालक होते हैं, जो किसी भी कक्षा में ज्यादातर बालक देखने को मिलते हैं, वे सामान्य होते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट बालक। ऐसा बालक जो सामान्य नहीं है, वह बालक विशिष्ट बालक होगा। विशिष्ट बालक में कोई ना कोई एक ऐसा गुण होता है जो उसे विशिष्ट बालक बनाता है, और उसके उस गुण पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे कोई बालक ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है तो वह भी विशिष्ट बालक हो जाता है, सामान्य नहीं रहता। या कोई बालक मंदबुद्धि होता है, वह भी विशिष्ट हो जाता है, सामान्य नहीं रहता। कोई बालक चल नहीं सकता, हैंडीकैप्ड है, वह भी विशिष्ट हो जाता है, वह बालक भी सामान्य बालक नहीं रहता। जैसे ये सारे विशिष्ट बालक हैं। ये हैंडीकैप्ड है, ये गुस्सा करता है, ज़्यादा गुस्सा करता है, इसमें गुस्सा ही इतना है, नॉर्मल बिना गुस्सा किए रह ही नहीं सकता, तो ये भी विशिष्ट बालक हुआ। ये विकास से परेशान है, मानसिक रूप से पीड़ित है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये भी मानसिक रूप से पीड़ित है। तब ये ऐसे बालक जो नॉर्मल सामान्य बालक नहीं है, इनमें कोई ना कोई ऐसा गुण है जो इन्हें विशिष्ट बालक बनाता है, और इनके उस गुण का हमें ध्यान रखना होता है कि ये बालक चल नहीं सकता, ये बालक पढ़ नहीं सकता, ये बालक देख नहीं सकता, ये बालक मंदबुद्धि है, इसमें बुद्धि ही नहीं है, पढ़ाई क्या होती है इसे पता ही नहीं, या फिर ये बालक ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वे सारे बालक विशिष्ट बालक होते हैं। और एक ऐसा बालक जिसमें कोई भी विशेष गुण नहीं है, नॉर्मल कक्षा में आता है, पढ़ाई करता है, पास होता है, अगली कक्षा में जाता है, वो सामान्य बालक होता है। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों का कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो इन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। ये सामान्य बालकों की तुलना में या तो श्रेष्ठ होते हैं या फिर हीन होते हैं। अब देखो, सामान्य बालकों से या तो अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नहीं होंगे। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक या शारीरिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़ जाते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में इनके लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अतः इन्हें विशेष शिक्षा या फिर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अब विशिष्ट बालक क्या होता है? या तो सामान्य बालक से वह अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में समायोजन करना, अपने आप को सामान्य बालकों के साथ ढालना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बालक होता है वो भी सामान्य बालकों के साथ नहीं रह सकता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, और जो मंदबुद्धि होता है उसके लिए तो रहना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे विशिष्ट बालक। क्रुक्शैंक के अनुसार एक परिभाषा दे सकते हैं आप विशिष्ट बालकों की, अच्छी परिभाषा है। विशिष्ट बालक वह बालक है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि व विकास से इतना भिन्न होता है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता तथा उसे विशिष्ट शिक्षा या पूरक शिक्षण की सेवा चाहता है वह। अभी अच्छी परिभाषा है। विशिष्ट बालक कैसा बालक होता है? जो एक सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि व विकास से इतना अलग होता है कि जो नॉर्मल कक्षा हमारी विद्यालय चल रही है उससे वह पूरा लाभ नहीं उठा पाता, अलग से कक्षा चाहता है अपने लिए, वो विशिष्ट बालक होगा। अब विशिष्ट बालकों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो प्रतिभाशाली बालक, ये जो इंटेलिजेंट होते हैं वो प्रतिभाशाली होता है। मंदबुद्धि, जिनमें दिमाग कम होता है, पागल बालक होते हैं, उन्हें पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पिछड़ा बालक, जो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ जाता है, कमजोर होता है, पढ़ाई में फेल हो जाता है। विकलांग बालक, वही जो हाथ पैर जिसके सही नहीं चलते, आंख से नहीं देख सकता, कम देख सकता है। अपराधी बालक, जो अपराध करने पर, लड़ाई करने पर, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट बालक तो कई प्रकार के होते हैं, काफी और प्रकार के होते हैं। बाकी आप बीएड सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी यूनिवर्सिटी में ये 5 प्रकार के बालक हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तब इन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशिष्ट बालकों की पहचान। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपके पेपर में, शॉर्ट में आपसे ये कहा जाएगा विशिष्ट बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा ये बन जाता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। जितने भी विशिष्ट बालक होते हैं कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा। मंदबुद्धि बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, या फिर हैंडीकैप्ड, जो हमारे अपंग विद्यार्थी होते हैं, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो जो विशिष्ट बालक आपकी कक्षा में आए हुए हैं, अलग अलग तरह के विशिष्ट बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 8 हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, शॉर्ट में आ जाता है, तो आप कोई भी 5-6 हेडिंग पेपर में लिख देना। सबसे पहला तो ये होता है अवलोकन के द्वारा। हम अवलोकन के द्वारा बालकों की पहचान कर सकते हैं। हम बच्चों का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। एक लड़की को देखते हैं हम, वो पढ़ रही है, हमेशा पढ़ रही है, तो वो प्रतिभाशाली बालक हो जाती है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस तरह से अवलोकन करके हम पता लगा सकते हैं। एक बच्चे को हम देखते हैं वो ठीक से चल नहीं पा रहा, तो विकलांग बालक हो जाता है वो। एक बालक कक्षा में सो रहा है, उसे उठा दिया हमने, फिर सो गया, तो मंदबुद्धि बालक हो जाता है। इस तरह से अवलोकन करके हम बालकों के बारे में पता लगा सकते हैं वो किस प्रकार का बालक है।
आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, तो आप प्रतिभाशाली बालकों के बारे में ही लिखना। अगर मंदबुद्धि पूछा जाता है तब सिर्फ आप मंदबुद्धि के बारे में ही लिखना। सेकंड हेडिंग हो जाती है साक्षात्कार, इंटरव्यू के द्वारा। आप बच्चों से बातचीत करके भी पता लगा सकते हो प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, कैसा है। बातचीत करके हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो प्रतिभाशाली है, नहीं तो सामान्य है, नहीं तो वह मंदबुद्धि बालक है। उससे भी हम पता लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर करके उसकी भावनाओं को जानकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या करना चाहता है। चोरी की तरफ ज्यादा उत्सुक है कि चोरी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, या फिर वह ठीक से चलने फिरने की इच्छा रखता है अपनी। तो इंटरव्यू के द्वारा हम बालक के बारे में पता लगा सकते हैं। माता पिता की राय लेकर हम पता लगा सकते हैं बालक किस प्रकार का है। मम्मी पापा खुद बता देंगे कि मेरा बालक मंदबुद्धि है या अच्छा है। वैसे तो मम्मी पापा को बालक अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उनकी राय भी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों की राय के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि ये विशिष्ट बालक किस प्रकार का बालक है। शिक्षक कह देंगे कि ये कक्षा में अच्छे उपलब्धि प्राप्त करता है तो इंटेलिजेंट है, नॉर्मल रहता है तो सामान्य बालक है, मुश्किल से पास होता है, फेल हो जाता है तो ये पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है। कुछ विशेष परीक्षणों के द्वारा, जैसे आईक्यू टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, सृजनात्मकता के परीक्षण होते हैं, तो कुछ ऐसे विशेष परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम बालक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बालक किस प्रकार का है, मंदबुद्धि है, इंटेलिजेंट है, या फिर हमारा सामान्य बालक है। उनकी उपलब्धि की जानकारी करके, उपलब्धि मतलब अब तक उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त किया है, तो उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या किया हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करके भी पता लगा सकते हैं बालक किस प्रकार का है। उनकी रुचियों व उद्देश्यों की जानकारी करके, अब बालक की रुचि व उद्देश्य किस प्रकार के हैं, इसके द्वारा भी हम जानकारी ले सकते हैं कि बालक ये किस प्रकार का है, कौन सा विशिष्ट बालक है। अगर कोई बालक की रुचि या उद्देश्य फर्स्ट आने में, कॉलेज टॉप करने में, जिला टॉप करने में, या फिर कोई नई चीज बनाने में है, तो वो प्रतिभाशाली बालक है। अगर कोई बालक कि उद्देश्य यही है कि मैं कक्षा पास कर लूं, तो वो पिछड़ा हुआ बालक है। तो उद्देश्य और रुचियों की जानकारी से भी हम पता लगा सकते हैं किस प्रकार का बालक है। व्यक्ति का अध्ययन के माध्यम से, व्यक्ति का अध्ययन का मतलब होता है केस स्टडी। किसी एक बालक को पकड़ लेते हैं, उसका पूरा अध्ययन करते हैं हम, कब उठता है, कब सोता है, कब क्या काम करता है, क्यों करता है, उसकी रुचि क्या है, उसका दैनिक प्रक्रिया क्या है, किन क्षेत्रों में वो आगे जाना चाहता है, किन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता, क्या उसके उद्देश्य हैं। तो पूरा बालक का हम पूरा अध्ययन करते हैं, उसकी पूरी गतिविधियों का, क्रियाओं का, उसकी बुद्धि का पूरा अध्ययन करते हैं हम उस बालक का। इसके द्वारा भी हम बालक के बारे में पता लगा सकते हैं। ये 8 हेडिंग है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इन 8 हेडिंग्स के। एक तो पहला तो यही बन जाता है कि विशिष्ट बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। दूसरा ये बन जाता है हमारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। तीसरा हमारा ये बन जाता है मंदबुद्धि बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। पिछड़े बालकों की, विकलांग बालकों की, अपराधी बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये हेडिंग सभी में यही आएंगी, कोई भी क्वेश्चन आपके देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। अब देखो, विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, या फिर प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, पिछड़े, विकलांग, अपराधी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे बीएड एग्जाम में। यहाँ पर मैंने 10 हेडिंग लिखी हुई है, कोई भी 5-6 हेडिंग आप पेपर में लिख देना। शिक्षा की व्यवस्था में आसान हेडिंग है, जिस प्रकार के बालक के बारे में भी आपसे पूछा जाए उसी बालक का नाम लिखते रहना और उसके बारे में लिख देना, हेडिंग यही रहेंगी। सबसे पहले तो समस्या की पहचान करना और उसका उपचार करना। किसी भी विशिष्ट बालक के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि उसकी समस्या की पहचान की जाए। जैसे प्रतिभाशाली बालक की क्या समस्या है, उसकी ये समस्या है, उसे ये लगता है कि कक्षा में जो पढ़ाई चल रही है बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि वो जल्दी पढ़ लेता है। तो उसकी समस्या की पहचान की जाए और उसका समाधान किया जाए। मंदबुद्धि बालक को ये लगता है कक्षाई पढ़ाई बहुत तेजी से चल रही है, मेरी समझ में ही नहीं आ रही। पिछड़े बालक को भी यही लगता है। विकलांग बालक की समस्या है, उसके हाथ पैर, आंख, नाक, दिमाग, कान ठीक से काम नहीं कर रहे। तो उस समस्या की पहचान की जाए और उसका उपचार किया जाए डॉक्टर वगैरह के द्वारा। अपराधी बालक की क्या समस्या है, क्यों अपराध कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, या उसकी आसपास का माहौल ऐसा है जो उसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो सबसे पहले तो विशिष्ट बालकों की समस्या की पहचान करना जरूरी है और उसका उपचार करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, ये पहले वाला। दूसरा हो जाता है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। अब विशेष कक्षाओं की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है।
पहली बात तो ये हो जाती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए हमें विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि हम 2 दिन में ही 10 दिन का पढ़ लें, तो उन्हें अलग से हमें कक्षाएं देनी पड़ती है, ज़्यादा पॉइंट उन्हें बताने पड़ते हैं। मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों को हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें तो एक ही पॉइंट हमें बार बार समझाना पड़ता है। विकलांग बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये हर कक्षा में नहीं जा सकते। अपराधी बालक के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है। देखो, जो इंटेलिजेंट बालक होता है उसके लिए तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं हम, जिससे कि उसे ज़्यादा ज्ञान दे सके। और जो दूसरे बालक होते हैं, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक वगैरह, जो हमारे अपराधी बालक होते हैं, उन्हें विशेष कक्षाएं देनी पड़ती है हमें, ताकि हम उन्हें जो हमने पढ़ा दिया है उसे ही बार बार पढ़ा सकें, जिससे उनकी समझ में आ जाए। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, जिस प्रकार के हमारे बालक उस प्रकार का ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक है तो हमें अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पिछड़े बालक या मंदबुद्धि बालक हैं तब हमें अपने पाठ्यक्रम में आसान आसान टॉपिक रखने चाहिए, तो उसी प्रकार का हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, मतलब ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक खुद कुछ करके सीख रहे हो, या जो बालकों के अनुसार हो। बालकों के अनुसार हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा। प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनके अनुसार करना होगा। मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, अपराधी, विकलांग बालक है तो हमें आसान आसान से शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा। सहायक सामग्री का प्रयोग भी करना होगा, अपने बालकों के अनुसार ही करना होगा। अगर कोई बालक देख नहीं सकता तो हम सुनने वाली सहायक सामग्री लेकर आएंगे, सुन नहीं सकता तो देखने वाली सहायक सामग्री लेकर आएंगे। प्रतिभाशाली बालक हैं तो कम सहायक सामग्री भी ला सकते हैं, या चित्र ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा जल्दी समझ जाता है। मंदबुद्धि बालक है तो एक से ज्यादा सहायक सामग्री हमें लानी होगी, उसे एक एक पॉइंट सहायक सामग्री से क्लियर करना होगा। सहायक सामग्री मतलब टीचिंग एड, ऐसी सामग्री जिसके द्वारा आप बच्चों को अपना पॉइंट समझाते हो। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का आयोजन, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, खेल वगैरह, गेम्स वगैरह, उनका आयोजन आप कक्षा में कराएंगे, कक्षा से बाहर कराएंगे, विद्यालय में कराएंगे, जिससे ये जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं ये भी सामान्य बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, इनका विकास अच्छा होता है। हम विशेष गृह कार्य देंगे, जैसे हमारे बच्चे वैसा हम उन बच्चों को गृह कार्य देंगे। इंटेलिजेंट है तो तगड़ा सा गृह कार्य देंगे, मंदबुद्धि है तो कम गृह कार्य देंगे। अगर हमने एक गृह कार्य बच्चों को दे दिया कि आप अपने आस पड़ोस में जो मोहल्ला है आपका, उसका ये सर्वे करके लाओ, किस परिवार में कितने बच्चे हैं। सामान्य बच्चे और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं वे तो कर लेंगे, लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चा है वह नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, या फिर ऐसा बच्चा जो चल नहीं सकता, वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम विशेष गृह कार्य देते हैं, सबको अलग अलग गृह कार्य देते हैं, जैसा बच्चा वैसा गृह कार्य। हम योग्य शिक्षकों का चयन करते हैं, ट्रेनड टीचर को लाते हैं, ऐसा टीचर लाते हैं जिसको ट्रेनिंग मिली हुई हो, वह सामान्य बच्चे को, प्रतिभाशाली को, पिछड़े को या विकलांग बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है ये ट्रेनिंग वो लेकर आया हो। छात्रवृत्तियों, हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर नहीं पढ़ पाते। मंदबुद्धि, पिछड़ा, विकलांग, अपराधी, इन्हें उनके मम्मी पापा नहीं पढ़ाते, इस वजह से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी होती है हमें। और प्रतिभाशाली बालकों के लिए हम छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि वे बच्चे और ज्यादा आगे निकल सकें अपने उद्देश्य में, अपने इस क्षेत्र में। छात्रावास की व्यवस्था करते हैं हम, क्योंकि ये बच्चे रोजाना अपने घर आ जा नहीं सकते, मंदबुद्धि होते हैं, झगड़ पड़ते हैं किसी के साथ, तो छात्रावास की व्यवस्था करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था करते हैं, ताकि आने जाने में उनका टाइम वगैरह ना बर्बाद हो, विद्यालय के पास ही में रह सके, एक अच्छे माहौल में रह सके। तब ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप विशिष्ट बालकों की समस्या की पहचान कैसे करेंगे, या फिर विशिष्ट बालकों के आप शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालकों की बात कर लेते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब किसी भी क्लास के जो टॉप के बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे में प्रतिभाशाली होते हैं, जो एक बार में पूरी बुक पढ़ देते हैं, टीचर ने एक बार बताया उसको समझ लिया। प्रतिभाशाली बालक समझ गए आप क्या होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिन्हें टीचर कहता है देखो इसको, इसने एक बार में ही पढ़ लिया है, कितना इंटेलिजेंट है, इसके कितने नंबर आए। ऐसा बालक जो किसी भी क्लास में अच्छे नंबर लाता है, जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी तथ्यों को क्लियर कर लेता है, चिंतन मनन अच्छा करता है, बुद्धि जिसमें ज्यादा बुद्धि होती है, वो प्रतिभाशाली बालक होता है। इस तरह के चश्मे वगैरह लगे हुए में बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं किसी भी क्लास के। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक को अधिसामान्य बालक भी कहते हैं। ये वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक अक्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है। इनका बुद्धि लब्धांक IQ सामान्य बालकों से अधिक होता है, 110 होता है या उससे ज्यादा होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों की IQ को 120 मानते हैं कम से भी कम, और कुछ 140 मानते हैं। अब देखो, प्रतिभाशाली बालक वो होता है जिसमें बुद्धि ज्यादा होती है, इंटेलिजेंट होता है वो।
कुछ मनोवैज्ञानिक तो 110 से ज़्यादा मानते हैं प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू, कुछ 120 से ज़्यादा मानते हैं, कुछ 140 से ज़्यादा मानते हैं। तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक अलग-अलग मानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये आपके एग्जाम में, तो आप 120 लिखना, 120 या फिर उससे ज़्यादा। न तो हम ये लिखते हैं न हम ये लिखते, तो हम बीच में लिख देते हैं 120 अच्छा माना जाता है प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये ज्ञान ग्रहण करने में श्रेष्ठ होते हैं, उच्च योग्यता वाले होते हैं, परीक्षा में अधिकतम अंक लाकर सभी को चकित कर देते हैं। इनकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, सूझ शक्ति अधिक होती है। इनका ध्यान अधिक विस्तृत होता है। ये अपने ध्यान को अधिक देर तक किसी भी एक चीज पर केंद्रित कर सकते हैं। कक्षागत शिक्षण में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के कारण इनकी गणना उच्च कोटि के छात्रों में होती है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो अच्छी होती है, वे किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। इन बालकों की प्रतिभाशीलता के कारण इन्हें सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में समायोजन करने तथा अध्ययन करने में समस्या होती है, तथा इन्हें सामान्य कक्षा में बोरियत महसूस होती है। प्रतिभाशाली बालकों को कक्षागत शिक्षण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, इसलिए शिक्षक को इनकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है तथा इन्हें अतिरिक्त कार्य देकर व्यस्त रखना पड़ता है। इस प्रकार अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। अब देखो, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? जिनकी बुद्धि तेज होती है, जिनमें ज्यादा बुद्धि होती है, उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। प्रतिभाशाली बालक से मतलब बस बुद्धि से ही होता है। ऐसा बालक जो खेल में ज्यादा अच्छा निकल रहा है उसे हम प्रतिभाशाली नहीं मानते। ऐसा बालक जो बुद्धि ज्यादा है, पढ़ाई में अच्छा निकल रहा है, उसे ही हम प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। अब प्रतिभाशाली बालक होने के कारण इन बालकों को समायोजन करने में मुश्किल होती है। समायोजन मतलब कक्षा के माहौल में ढलने में भी मुश्किल होती है। इनको ऐसा लगता है ये जो दूसरे बालक है ये मंदबुद्धि है, एक टॉपिक को टीचर 3 बार बता रहा है तब भी नहीं समझ रहे, मेरी समझ में तो एक बार में आ गया था, तो बोरियत महसूस होती है। ऐसे बच्चों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं, 1 या 2 दोस्त होता है जिनसे भी ये कम ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि वे कम बुद्धि वाले हैं, इनकी बुद्धि उनके साथ मैच नहीं करती, तो इनकी बातें एक साथ नहीं मिल सकती, तो ये कम दोस्त रखते हैं, अलग से ही रहते हैं, पढ़ाई वगैरह ही करते रहते हैं, टीचर वगैरह के साथ ज़्यादा बातें करते हैं। इस वजह से इन्हें भी परेशानी होती है। अगर किसी में ज़्यादा बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि उसे परेशानी नहीं होगी, उसे भी परेशानी होती है, क्योंकि उसे सामान्य बच्चों के साथ रहना है। एक ऐसा बच्चा जिसकी 140 आईक्यू लेवल है, उसे ऐसे बच्चे के साथ रहना है जिसका आईक्यू लेवल 100 है, तो इसे दिक्कत होगी इस बच्चे के साथ रहने में। इसकी बातें नॉर्मल सी होंगी, ये ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करेगा। तो सामान्य बच्चों के साथ प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वे समायोजन नहीं कर पाते, उन्हें भी समस्या होती है। इसके लिए शिक्षक को इन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, अलग से इन्हें गृह कार्य देना पड़ता है, इनके जो डाउट्स होते हैं वे क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके डाउट्स अलग लेवल के होते हैं। अब प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं हम। अच्छी परिभाषा है ये दोनों। प्रतिभाशाली बालक का जो अर्थ है वे स्पष्ट कर देंगे। कोलसनिक ने क्या कहा था? प्रत्येक वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो, जो हमारे समाज के लिए नई महत्वपूर्ण देन दे, प्रतिभाशाली बालक कहता है। किसी बालक के आसपास जो उसकी आयु स्तर के बालक होते हैं, अगर वह बालक उनसे किसी योग्यता में अधिक है और कोई नई महत्वपूर्ण समाज को देन दे रहा है, तो वो प्रतिभाशाली बालक हुआ। पॉल विटी ने क्या कहा है? प्रतिभाशाली बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। अगर कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है और निरंतर वह सबसे आगे बना हुआ है, उच्च स्तर है उसका उस कार्य को करने में, तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं या फिर गुण की बात कर लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहला तो यही हो जाता है कि इनकी बुद्धि लब्धि कम से कम 110 होती है, जो कि सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। ये सामान्य बालकों से उच्च श्रेणी के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बालक दिखने में तो सामान्य बालक जैसे ही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, हाथ पैर इनके सब कुछ ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ये शिक्षण की प्रक्रिया में आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर जो कोई बालक विकलांग है, विकलांग बालक है कोई, और उसका आईक्यू लेवल 140 है, तब वह प्रतिभाशाली बालक होगा या नहीं? अब देखो, ये प्रतिभाशाली बालक तो होगा, लेकिन ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में, विकलांग बालकों की श्रेणी में भी आएगा। दोनों, इसमें दोनों प्रकार की विशिष्टताएं होंगी, विकलांग वाली भी होगी, प्रतिभाशाली वाली वाली। नेक्स्ट पॉइंट है, ये किसी घटना का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ये बात सही है। इनकी सीखने की गति बहुत तेज होती है।
ये बालक शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा शीघ्र थकते नहीं है। इनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तीव्र होती हैं। इनका विकास उत्तम होता है तथा ये जल्दी बोलना चलना सीख जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो जल्दी चलना व बोलना सीखता है। लेकिन जो हमारे आइंस्टीन थे उन्होंने जल्दी बोलना चलना नहीं सीखा था, बहुत टाइम बाद उन्होंने बोलना सीखा था। वो जब बोले थे तो दुनिया ने सुना था। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। इनकी स्मरण शक्ति उच्च होती है। ये किसी भी चीज को जल्दी नहीं बोलते। इन्हें सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में समस्या होती है। ये सामान्य बालकों से कम बातें करते हैं। वही बात है, उनका IQ कम होता है, इस वजह से ये कम बातें करते हैं। शिक्षक को इन्हें व्यस्त रखने के लिए अतिरिक्त कार्य देना पड़ता है। ये सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये अपने से बड़ों के साथ बात करते हुए झिझकते नहीं है। इनकी कल्पना शक्ति वगैरह अच्छी होती है। ये हमारे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालक जनरली स्वास्थ्य के रूप में अच्छे ही होते हैं। जो स्वास्थ्य है उनका वो ठीक होता है, उनकी इंद्रियां वगैरह अच्छी होती हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है तो हैंडीकैप बच्चों की श्रेणी में आ जाता है। हैंडीकैप बच्चे भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंदबुद्धि बालक। अब देखो, मंदबुद्धि बालक ऐसा बालक होता है, आप इस फोटो को देखकर समझ पा रहे होंगे, जिसका दिमाग कम हो, उसकी बुद्धि का पूरी तरह से विकास ही नहीं हुआ। पागल बालक भी कह सकते हैं हम कि वो पागल है, अपना दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते, इन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है, कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं। तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि का अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ, बौद्धिक रूप से पिछड़ जाते हैं, ऐसे बालकों को हम मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। इन्हें हम मानसिक मंदन भी कहते हैं और मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी बोलते हैं। ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक ध्यान से देखना, क्योंकि एक शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक भी होता है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक तो होता है मंदबुद्धि बालक, जिसकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हुआ है। इंग्लिश में इसे हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड या फिर मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आप पढ़ लेना। अब मंदबुद्धि बालक को तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ऐसा बालक जो कक्षा में आ तो जाता है लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि का पूरा विकास ही नहीं हुआ। टीचर को एक बात को बार बार इन्हें बताना होता है। ज्यादा से ज्यादा ये 5 या 6 क्लास पास कर पाते हैं, उससे ज्यादा ये पढ़ नहीं पाते। और इतनी क्लास भी पास करने के लिए शिक्षक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल से पास करना होता है। ये कपड़े भी अपने आप पहन नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हमेशा इनको दूसरे की देख रेख में रहना पड़ता है। मम्मी पापा भाई बहन इनका ध्यान देते हैं कि कभी इन्हें चोट न लग जाए, बिजली का करंट न लग जाए, या कोई इन्हें पीट न दे। मंदबुद्धि बालक है, या किसी को ये कुछ उठा कर न मार दे, ईंटा वगैरह, तो इनका ध्यान रखना पड़ता है मंदबुद्धि बालकों का। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जिनकी शारीरिक या मानसिक रोगों के कारण बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाता। ये बालक मानसिक रूप से इतने पिछड़े हुए होते हैं कि कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझ पाते। मतलब ये इनकी बुद्धि का इतना भी विकास नहीं होता। अगर शिक्षक कह रहा है खड़े हो जाओ तो ये तुरंत खड़े हो जाते हैं, दूसरों को देखकर खड़े होते हैं। इन बालकों का जो बुद्धि लब्धांक होता है, बुद्धि लब्धि होती है, वो या तो 70 होता है या फिर उससे कम होता है। 70 से 0 तक। अब देखो, सामान्य बालक शुरू से देखते हैं। 110 प्लस तो होता है प्रतिभाशाली बालक का, और 90 से 110 होता है सामान्य बालकों का। अब 70 या उससे कम, मतलब 70 से 0 तक जो बालक होंगे ना, वे मंदबुद्धि बालक होंगे। मतलब 0 जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वह भी मंदबुद्धि होगा। इन्हें सामान्य अक्षरों को भी पढ़ने में समस्या होती है। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाने और कपड़े पहनने में भी दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये बालक साधारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते, इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब मंदबुद्धि बालक है, उसे सब चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, अजीब अजीब बातें कहते हैं उसे, तो उसे समायोजन करने में समस्या होती है, समाज में, अपने घर पर और अपने विद्यालय में। बेंटन ने एक अच्छी परिभाषा दी है मंदबुद्धि बालकों की, अब उसे पढ़ते हैं हम। एक मानसिक दोष वाला बालक वह है जो अपने आप को तथा अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है, या उसे यह सब सिखाना पड़ता है, तथा जिसको स्वयं के और समाज के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण और देखभाल की आवश्यकता होती है। एक ऐसा बालक जो अपनी क्रियाओं को भी व्यवस्थित नहीं कर पाता हो, उसे जो क्रियाएं करनी है वे भी वह व्यवस्थित नहीं कर पाता हो, और उसके कल्याण के लिए उसे देखभाल की जरूरत पड़ती हो, उस बालक को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ये बेंडा ने कहा है, अच्छी परिभाषा है। अब मंदबुद्धि बालक के प्रकारों की बात कर लेते हैं। मंदबुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं। मैं इन्हें ये बोलता हूं, इसे मैं एजुकेटेबल बोलता हूं, इसे ट्रेनेबल बोलता हूं, और इसे टोटली डिपेंडेंट बोलता हूं। मंदबुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं: एजुकेटेबल, ट्रेनेबल, टोटली डिपेंडेंट।
सबसे पहला होता है हमारा मूर्ख बुद्धि, मोरॉन्स बोलते हैं हम इन्हें, मूर्ख बुद्धि, ये पहला मंदबुद्धि बालक होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के लगभग होती है। इन बालकों को शिक्षणीय बालक मतलब एजुकेटेबल चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि इन बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु ये ज्यादा से ज्यादा कक्षा 5 या 6 ही पढ़ पाते हैं, परंतु ये अपना जो दैनिक कार्य है उसे कर लेते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं होते। मूर्ख बुद्धि वाले बालक में होते हैं जो अपना दैनिक कार्य तो खुद कर लेते हैं और कक्षा 5 या 6 भी पढ़ जाते हैं और आराम से अपना दैनिक कार्य कर लेते हैं। एजुकेटेबल चिल्ड्रन बोलते हैं हम इन्हें, मतलब इन्हें हम पढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है मूढ़ बुद्धि, इम्बेसाइल्स, इन्हें हम ट्रेनेबल चिल्ड्रन बोलते हैं, मतलब इन्हें हम कक्षा नहीं पढ़ा सकते कुछ भी, लेकिन इन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इनका जो आईक्यू होता है वो 25 से 49 या 25 से 50 के आसपास तक होता है। इन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे बर्तन साफ करने की ट्रेनिंग दे दी, झाड़ू लगाने की हमने ट्रेनिंग दे दी, किसी मशीन में कोई क्लिप हटाने की ट्रेनिंग दे दी कि आप यहाँ पर बैठकर ये क्लिप हटाते रहो, तो इन्हें हम कोई ट्रेनिंग दे देते हैं, बस ये उस ट्रेनिंग दिए हुए काम को करते रहते हैं, ज्यादा इन्हें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 50 के आसपास होती है। इन बालकों को प्रशिक्षणीय बालक ट्रेनेबल चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ प्रशिक्षण ही प्रदान किया जा सकता है। ये अपने दैनिक कार्य को कर तो लेते हैं, लेकिन इन्हें देखभाल की जरूरत होती है। पूरा इनके दैनिक कार्य हमें नहीं कराने पड़ते, ये खुद कर लेते हैं, लेकिन देखभाल की जरूरत पड़ती है इन्हें। तीसरा होता है जड़ बुद्धि, इडियट्स बोलते हैं हम इन्हें। अगर कोई आपको मोरोन बोले तो अच्छा होता है मोरोन, इडियट सबसे बेकार होता है। यह मानसिक मंदन का सबसे न्यूनतम स्तर है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 24 मतलब 0 से 25 के आसपास होती है। इन बालकों को पूर्णतः निर्भर बालक कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, किसी भी कार्य को नहीं कर पाते, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इन्हें खाना खिलाना, कपड़े पहनाना दूसरों को ही पड़ता है। अब देखो मंदबुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ये जड़ बुद्धि, मतलब ऐसे बालक जो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम टोटली डिपेंडेंट बोलते हैं। सारा इनका काम इनके मम्मी पापा ही करेंगे, वे खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कम होती है, बोल भी नहीं पाते हैं, वे ऐ बैं ही करते रहते हैं। दूसरा होता है हमारा मूढ़ बुद्धि बालक, इन्हें हम ट्रेनेबल बालक बोलते हैं। ऐसे बालक जो अपने कपड़े पहन लेते हैं, खाना वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन उसे नीचे गिरा देते हैं, तो उनकी देख रेख करनी पड़ती है हमें। कभी शर्ट उल्टी पहन लेते हैं, चप्पल उल्टी पहन लेते हैं, वे कर तो लेते हैं खुद, लेकिन देख रेख करनी पड़ती है हमें उन्हें कि ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी पड़ जाती है कभी कभी। इन बालकों को हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ट्रेनिंग देकर किसी एक कार्य को करना सिखा सकते हैं कि आप यहाँ पर झाड़ू लगाते रहो, वह हमेशा झाड़ू लगाता रहेगा और उसे हम पैसे दे देते हैं, तो अपना जीवन यापन वो कर लेता है। ऐसे बालकों को हम ट्रेनेबल चिल्ड्रन बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा मूर्ख बुद्धि, ये मंदबुद्धि बालकों में सबसे उच्च होते हैं। इनकी बुद्धि 50 से 70 तक होती है। इन्हें हम एजुकेटेबल चिल्ड्रन बोलते हैं, मतलब इन्हें हम पढ़ा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ये ज्ञान ले लेते हैं और कोई हल्का फुल्का काम ये कहीं करने लगते हैं, मजदूरी वगैरह करने लगते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के बालक होते हैं। ये 0 से 25 हो जाता है, आईक्यू की बात करें हम, ये 25 से हमारा 50 हो जाता है, ये 50 से 70 हो जाता है, लगभग में इतना आईक्यू होता है इनका। अब मंदबुद्धि बालकों की समस्याओं की बात कर लेते हैं। मंदबुद्धि बालकों को क्या क्या समस्या आती है। अब देख सकते हैं ये मंदबुद्धि बालक है, इस प्रकार के मंदबुद्धि बालक होते हैं। आप उन्हें देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बालक मंदबुद्धि है या नहीं है। सबसे पहली समस्या तो होती है इनकी परिवार में समायोजन की समस्या। परिवार के अन्य सदस्य इन्हें बोझ समझते हैं कि कहाँ से पैदा हो गया, हमारी छाती पे बोझ आ गया, ये भगवान ने हमें कौन से पापों का फल दिया है ये। तो इस तरह की बातें इन्हें कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं इन्हें कि अपना काम भी नहीं कर सकता, डांट लगाते रहते हैं, बच्चे इन्हें छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। तो परिवार में समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, परिवार के अनुसार खुद को नहीं डाल पाते हैं। दूसरी विद्यालय में समायोजन की समस्या, वही बात आ जाती है, शिक्षक इन्हें पढ़ाता है तो पढ़ नहीं पाते, शिक्षक के लिए भी समस्या, इनके लिए भी समस्या। दूसरे बच्चे इन्हें चिढ़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तो विद्यालय में भी ये समायोजन नहीं कर पाते, विद्यालय के अनुसार अपने आप को नहीं डाल पाते। दुर्घटना से घटित होने की समस्या, इनके साथ दुर्घटना हो जाती है, सांप को छेड़ देंगे, इन्हें पता थोड़ी है सांप है, कहीं कोई पेड़ गिर रहा है तो उसके पास खड़े रहेंगे, इन्हें पता थोड़ी है कि पेड़ गिर जाएगा, बुद्धि तो नहीं होती। जो हमारे सॉकेट होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट, उनमें उंगली न दे दें, चोट न लग जाए इन्हें, दूसरे बच्चे इनकी पिटाई न कर दे, या एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें इनकी एक समस्या ये भी होती है कि दुर्घटना घटित हो जाती है इनके साथ। नेक्स्ट होता है हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनके दोस्त वगैरह नहीं होते, तो ये हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। तो ये भी एक इनकी समस्या हो जाती है। तो हताश निराश हो जाते हैं तो रोते रहते हैं, तो दूसरों के लिए ही समस्या बना देते हैं उसके बाद।
विकास की समस्या। अब देखो, अगर किसी बालक की बुद्धि ही सही नहीं है तो उसके हाथ पैर या भाषा का विकास कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही तो हमारे बाकी ये हाथ पैर का विकास होता है। तो बुद्धि कम होने के कारण ये भाषा भी सही नहीं बोल पाते, इनके हाथ पैर का विकास सही नहीं होता। शारीरिक मानसिक भाषा भाषा इनका नैतिक जो सांस्कृतिक चारित्रिक विकास होना था वह विकास भी नहीं होता। तो ये भी इनकी एक समस्या होती है। संवेगात्मक समस्याएं भी होती हैं। अब इनमें बुद्धि नहीं होती तो ये जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी चिल्ला पड़ते हैं, जल्दी हंस पड़ते हैं। तो पागल वही तो होता है, कभी हंस पड़ता है, कभी रो पड़ता है, कभी बैठ जाता है तो रोने लगता है, हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, इन्हें हम हल्की सी कुछ बात कह देते हैं तो ये गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं होती इनमें। तो संवेगात्मक समस्या मतलब संवेगों की, इमोशंस की भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मंदबुद्धि बालकों की क्या समस्याएं होती है? तो ये मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो है पिछड़ा बालक। अब ये शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है, ये मानसिक रूप से पिछड़ा बालक नहीं है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है, बैकवर्ड चिल्ड्रन होता है। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, 110 प्लस तो हमारा आईक्यू होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का, प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली बालक होता है। और हमारा 90 से 110 के करीब आईक्यू किसका होता है? सामान्य बालक का होता है। इसके अलावा 0 से 70 के करीब आईक्यू किसका होता है? ये होता है हमारा मूर्ख, जो बालक होते हैं मूर्ख मंद बुद्धि, उन बालकों का। यहाँ पर एक बालक बच जाता है, ये होता है हमारा पिछड़ा बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। इसका आईक्यू 75 से लगभग 90 के बीच होता है, लगभग 75 से 90 होता है। ये पिछड़ा बालक होता है। अब ये बालक देखो, दिखने में तो सामान्य बालक जैसा ही लगता है, क्योंकि ये सामान्य बालकों के समान सा इसका आईक्यू होता है। लेकिन हल्की सी बुद्धि कम होने के कारण ये कक्षा में पिछड़ जाता है, कक्षाई जो पाठ्यक्रम है उसे नहीं पढ़ पाता ये, और फेल होता रहता है। अपने दैनिक कार्य तो आराम से कर लेता है, मंदबुद्धि बालक जितना तो ये बेकार नहीं होता कि इसकी हेल्प करनी पड़े, कुछ भी नहीं कर पाई है। मंदबुद्धि बालकों से तो यह इंटेलिजेंट होता है, लेकिन सामान्य बालकों से हल्का सा इसकी बुद्धि का लेवल कम होता है, जिस वजह से ये बालक अपने दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं, समाज में घूमते फिरते हैं, अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इन्हें। लेकिन बस विद्यालय में जब कक्षा में पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। वहां पर पता चलता है हमें कि इसकी आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, जिस वजह से ये बार बार फेल हो रहा है। पिछड़े हुए बालक कौन होते हैं? ऐसा बालक जो कक्षा में फेल होता रहता है उसे हम पिछड़ा बालक बोलते हैं। अब देखो, जो बालक कक्षा में फेल हो जाता है 1 या 2 बार, वो बाहर समाज में तो अच्छा घुलता मिलता है, सुट्टे मारता है, दोस्त भी रखता है, अपने दुकान पर जाता है, सारे काम करता है। दिखने में तो वो सामान्य बालक की तरह लगता है, लेकिन कक्षा में वो फेल होता रहता है ना, उससे पता चलता है हमें कि इसका आईक्यू कम है और ये फेल हो रहा है, उसे हम पिछड़ा बालक बोलते हैं। उसे मंदबुद्धि तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मंदबुद्धि बालक तो पढ़ ही नहीं पाते। सामान्य बालक नहीं बोल सकते, क्योंकि सामान्य बालक अपना दैनिक कार्य आसानी से कर लेते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो उसे हम पिछड़ा बालक बोलते हैं। प्रतिभाशाली बालक तो वो होगा जो अच्छे नंबर लाएगा, सामान्य बालक वो होगा जो ठीक ठाक अपने पास हो जाता है, पिछड़ा बालक वो होगा जो फेल हो जाता है, और मंदबुद्धि बालक वो होगा जो पढ़ ही नहीं पाता। तो ये इनकी पहचान होती है। अब पिछड़े बालक की बात कर लेते हैं। ऐसे बालक जो दिखने में सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, परंतु वे किसी कारणवश पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, 75 से 90 के आसपास होती है। ये बालक मंदबुद्धि के तो नहीं होते, परंतु इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से थोड़ा कम होती है। ये बालक अपनी आयु के बालकों की तुलना में कम गति से सीखते हैं तथा शैक्षिक क्षेत्र में उनसे पिछड़ जाते हैं। ये बालक अपनी कक्षा के सामान्य बालकों के समान शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते तथा शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य भाषा में एक ही कक्षा में बार बार फेल होने वाले बालकों को पिछड़े बालक कहा जाता है। अब आप समझ गए पिछड़े बालक कौन होते हैं। नॉर्मली में अपना काम तो करते रहते हैं, अच्छे बालक होते हैं, ठीक ठाक काम करते रहते हैं, जो बाहर समाज की बात करें। लेकिन जब हम उन्हें पढ़ने की बात कर देते हैं, मैथ, रीडिंग, लिखना, कोऑर्डिनेशन, कंप्रहेंशन, जब पढ़ाई की बात आ जाती है तो वे माथा पकड़ लेते हैं कि अभी ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आती पढ़ाई। बाकी में खेल वेल में खेलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में। ऐसे बालक पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालक हम किस बालक को कहेंगे? ऐसा बालक जो पढ़ाई में पिछड़ गया है, पढ़ाई में जिस उसके आसपास के जो बालक हैं, हमें जितने नंबर ला रहे हैं, वह उससे पिछड़ गया है, तो उस बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक को सिर्फ हम इसी बात से दर्शाते हैं कि वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है, फेल हो जाता है।
बर्ट ने क्या कहा है पिछड़े बालकों के बारे में? पिछड़ा बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। अगर कोई बालक 7th क्लास में पढ़ रहा है और वह 6th क्लास का काम भी नहीं कर पाता तो वह पिछड़ा बालक है। मतलब शैक्षिक स्तर में वह अपने साथ वाले बालकों से पिछड़ रहा है। सोनेल ने क्या कहा है? पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। मतलब शैक्षणिक दुर्बलता, कम नंबर आते हैं उस बालक के, तो वो पिछड़ा बालक है। ऐसा बालक जो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ गया है, कम नंबर ला रहा है, फेल हो जा रहा है, उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। चूंकि ये बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ते हैं, इसी कारण पिछले बालकों को स्पष्ट करने के लिए हम शैक्षिक लब्धि का प्रयोग करते हैं, न कि बुद्धि लब्धि का। अब देखो, एक तो होता है हमारा आईक्यू। आईक्यू का तो मतलब होता है बालक में कितनी बुद्धि है। दूसरा होता है हमारा ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है एजुकेशनल क्वोशेंट, मतलब बालक को शिक्षा की कितनी जानकारी है। चूंकि ये बालक शिक्षा के क्षेत्र में ही पिछड़ते हैं, इस वजह से आईक्यू का प्रयोग नहीं करते हम इन बालकों की जानकारी करने के लिए। पिछड़े बालक ऐसे बालक है जिनका आईक्यू हम नहीं निकालते, हम उनका ईक्यू निकालते हैं। क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते हैं तो हम एजुकेशनल क्वोशेंट, इनका शिक्षा की जानकारी लेते हैं और उससे पता करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा वही बात है, ये बालक शैक्षिक रूप में पिछड़ते हैं, इस कारण इन बालकों को स्पष्ट करने के लिए हम शैक्षिक लब्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि लब्धि का नहीं। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी, इसे ईक्यू से दर्शाया जाता है। ईक्यू से बालक के शैक्षिक ज्ञान का पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि बालक कितना पिछड़ा हुआ। अब शैक्षिक लब्धि का ये सूत्र होता है, ये उसके जैसा ही होता है, बिल्कुल जैसे हमारा बुद्धि लब्धि का होता है वैसे ही होता है। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही होता है। शैक्षिक लब्धि क्या होता है? हमारा शिक्षा के, जो बालक को शिक्षा का कितना ज्ञान है, जैसी शिक्षा उसे दी गई है। आईक्यू क्या होता है? हमारा बालक की बुद्धि कितनी है, ये इनमें अंतर होता है। अब पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। हम पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती है, इंपॉर्टेंट होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। पिछड़े बालक तो आप समझ पाए क्या होता है। जनरली अपना काम तो में कर लेते हैं, सारा जो भी होता है पता भी नहीं चलता है पिछड़े बालक है या सामान्य बालक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में फेल हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पिछड़े बालक है, शिक्षा में पिछड़ गए हैं। ये अपने आयु वर्ग के बालकों से शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, सही बात है। पिछड़े बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से थोड़ा कम होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच होती है। इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि इनकी योग्यता से कम होती है। मतलब दिखने में ये बालक जैसे लगते हैं, जितने नंबर इनके आने चाहिए थे उससे कम आते हैं इनके नंबर। ये बालक सामान्य बालकों के साथ आसानी से समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि ये फेल होते रहते हैं किसी कक्षा में, तो ये समायोजन नहीं कर पाते दूसरे बालकों के साथ। ये बालक मंद गति से सीखते हैं, इस वजह से इन बालकों को हम स्लो लर्नर भी बोल देते हैं, धीमी गति से सीखने वाला बालक भी बोल देते हैं। इन बालकों की रुचि पढ़ाई में थोड़े ही समय तक बनी रहती है, क्योंकि इनका सर दर्द जल्दी हो जाता है, पढ़ाई के नाम से इन्हें नींद आ जाती है। ये बालक किसी भी एक समस्या में उलझ जाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, जल्दी से समाधान नहीं कर पाते किसी भी एक समस्या का। इन्हें विशेष शिक्षण की जरूरत होती है। इन्हें एक पार्ट, अगर कोई टॉपिक है हमारा, उसे हमने कक्षा में 3 बार पढ़ा दिया है, तो 3 बार पढ़ाने से क्या हुआ, एक बार में तो जो विशिष्ट बालक होते हैं हमारे प्रतिभाशाली वे समझ गए, 3 बार हमने बताया तो सामान्य बालक भी समझ गए। अब इनके लिए क्या करना होगा, उसी टॉपिक को 3-4 बार अलग से पढ़ाना होगा, स्पेशल क्लास लेनी होगी, तो पिछड़े बालक तब उस टॉपिक को समझेंगे। इस वजह से इनके लिए हमें विशेष कक्षा लेनी पड़ती है। ध्यान न देने पर ये गलत राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जब ये पढ़ाई में अच्छे नहीं हो रहे हैं तो चोरी करने वगैरह वगैरह में, लड़ाई करने में उस राह पर निकल पड़ते हैं। ये तथ्यों पर सूक्ष्मता से विचार नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी बुद्धि नहीं होती इतनी, इनमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ये हमारी पिछड़े बालकों की विशेषताएं होती हैं। अब पिछड़े बालकों की समस्याओं की बात कर लेते हैं। अब पिछड़े बालक हम किसे कहते हैं? ऐसा बालक जो शैक्षिक रूप में पिछड़ गया है, उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ गया है। अब कई समस्याओं के कारण बच्चे पिछड़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक तो बुद्धि का कम होना ही हो सकता है, दूसरे भी कई कारण हो सकते हैं। पढ़ाई में पिछड़ जाने बालकों को पिछड़े बालक कहा जाता है। अधिकांश बालकों के पिछड़ेपन का कारण उनकी बुद्धि का कम होना पाया जाता है, परंतु कुछ बालक बीमार रहने और सामाजिक कारणों के कारण भी पिछड़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बालक है, अगर उसे हम अच्छी पढ़ाई दें तो वह
पास हो जाएगा, पिछड़ा बालक नहीं रहेगा। लेकिन वह बीमार ज़्यादा रहता है, तो हॉस्पिटल वगैरह में रहता है, तो इस वजह से वह पढ़ाई कर ही नहीं पाता, तो उससे भी पिछड़ जाता है। आईक्यू कम होने के कारण तो बालक पिछड़ ही जाता है, और दूसरे भी कारण होते हैं, शैक्षिक सामाजिक कारण, जिनसे भी बालक पिछड़ जाता है। तो हम कुछ कारणों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह से आप हल्का सा पिछड़े बालकों के बारे में लिख सकते हैं, और हम निम्न कारणों की वर्णन कर रहे हैं, ये लिखकर, ये 4 हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दीजिए। 4 हेडिंग है, इनमें से काफी हेडिंग बन जाती है। सबसे पहला हो जाता है मानसिक कारण। अब बच्चों का बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता तो वे पिछड़ जाते हैं, सदमा होने लग जाता है, तब वे पिछड़ जाते हैं शिक्षा से। मान लेते हैं कोई बालक शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर रहा है अपना, उसके फादर की डेथ हो गई, उसे सदमा लग गया, अब उसने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो वह पिछड़ जाएगा। दिमाग में चोट लग जाती है तो उससे पिछड़ जाता है वो, या उसकी आईक्यू कम होती है तो भी पिछड़ जाती है। दूसरा होता है शारीरिक कारण। इंद्रिय दोष, वह ठीक ठाक देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी इंद्रियां कमजोर होती हैं, तब भी वह पिछड़ जाएगा। क्योंकि वह जब कक्षा में ठीक नहीं देख पा रहा, तो सामान्य बच्चे देखकर उन चीजों को समझ रहे हैं, वह देख नहीं पा रहा, तो वह पिछड़ जाता है। उसके देखने, सुनने, बोलने, लिखने की समस्या होती है, कोई बच्चा सही से लिख नहीं पाता तो भी वह कक्षा में पिछड़ जाता है। बीमार रहता है तो भी वह कक्षा में पिछड़ जाता है। सामाजिक कारण, समाज या विद्यालय में भेदभाव रहता है तो वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं लगाता, भेदभाव से निपटने में लगा रहता है, तो भी वह कक्षा में पिछड़ जाता है। शिक्षक गलत विधि का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, तो भी बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, या फिर एक अनुपस्थित रहना, वह बच्चा विद्यालय में आता ही नहीं, मम्मी पापा उसे खेत में ले जाते हैं, स्कूल में वह बच्चा आता ही नहीं, तो भी वह पिछड़ जाता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पारिवारिक कारण। परिवार में लड़ाई रहती है, माहौल नहीं मिल पाता उस बच्चे को पढ़ने का, झगड़ा रहता है, उसका झगड़ा दूसरों के साथ रहता है, या माता पिता उसका सहयोग नहीं करते, तो ये कारण होते हैं कोई भी बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाता है। और ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में पिछड़ा है, उस बच्चे को ही हम पिछड़ा बालक बोलते हैं। अब विकलांग बालक की बात कर लेते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। विकलांग बालक को तो आप जानते ही हैं, जो ठीक ठाक देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, हाथ पैर जिसके मुड़े हुए हैं अजीब तरीके से, तो ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं। ऐसे बालक जिनका कोई शारीरिक अंग पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं करता, वे बालक विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्रो एंड क्रो ने अच्छी परिभाषा दी है विकलांग बालकों की। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो उन्हें किसी भी रूप से साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित करता है, ऐसे बालक हम विकलांग बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक, अब विकलांगता कई प्रकार की होती है, 4 प्रकार की विकलांगता यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, क्योंकि यही आसान है और यही जनरली आम भाषा में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला अस्थि विकलांगता, ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट। ऐसा बालक जो ठीक से चल नहीं सकता या उसके जो हड्डियों में प्रॉब्लम है, ये ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट है, ये ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट है, ये ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट है, ये भी ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट है। जिसके हाथ पैर शरीर ठीक ठाक काम नहीं करता, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सही काम नहीं करती, उससे हम ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट बोलते हैं। श्रवण बाधिता, जो सुन नहीं सकता ठीक ठाक है। दृष्टि बाधिता, जो देख नहीं सकता। वाक बाधिता, जो सुन बोल नहीं सकता। तो ये विकलांगता इस 4 प्रकार की होती है। अब अपराधी बालकों की बात कर लेते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन हम इन्हें बोलते हैं, या फिर बाल अपराध के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है अपराधी बालक क्या होते हैं या फिर बाल अपराध क्या होता है। कक्षा में आपके कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अपराधी बालक होते हैं, जो दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, दीवार खराब करते हैं, पंखा तोड़ देते हैं, खिड़की तोड़ देते हैं, चेयर तोड़ देते हैं, लड़ाई करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, चोरी कर लेते हैं, झगड़ा कर देते हैं दूसरों के साथ। तो ऐसे बालक अपराधी बालक होते हैं। जैसे ये बालक और ये बालक अपराधी बालक हैं, क्योंकि ये दोनों बालक इस शरीफ से बालक का इलाज कर रहे हैं। तो जो बालक, अगर कोई बालक दूसरे बालक का इलाज करे तो वो अपराधी बालक होगा। किसी भी कक्षा में लगभग 70% बच्चे सामान्य होते हैं, 10% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, 10% बच्चे मंदबुद्धि वगैरह होते हैं, और 10% बच्चे हमारे जो ये अपराधी होते हैं या फिर ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते। तो इस तरह से बालकों को डिवीजन किया जाता है। 70% तो हमारे सामान्य होते हैं, 10% ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, 10% कम इंटेलिजेंट होते हैं, और 10% ऐसे होते हैं जो किसी समस्या से पीड़ित होते हैं, शारीरिक समस्या हो गई या फिर वे है विकलांग, वो हमारा विकलांग होता है, अपराधी होता है, ऐसे बालक होते हैं। अब अपराधी बालकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के उन नियमों का उल्लंघन करता है तब वह अपराध की श्रेणी में आता है तथा सामाजिक दृष्टि से उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। उस व्यक्ति को उस अपराध को करने के लिए सजा भी दी जाती है। लेकिन जब वही कार्य किसी बालक के द्वारा किया जाता है तब वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है तथा उस बालक को हम अपराधी बालक कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपराधी बालक कहलाते हैं। अब देखो, प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन समाज के नियमों को तोड़ता है तो उसे हम अपराधी मानते हैं और उसे सजा दे देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं नियमों को कोई छोटा बालक तोड़ता है तो उसे हम सजा नहीं दे सकते, सीधा सीधा अपराधी नहीं कह सकते, क्योंकि उसे नहीं पता है, बालक है अभी वो। उस बालक को हम अपराधी बालक बोलते हैं और बाल अपराध की श्रेणी में उसकी क्रिया को रखते हैं। अपराध नहीं मानते, बाल अपराध मानते हैं। मतलब समाज ने जो नियम बनाए हुए हैं, अगर कोई बालक उन नियमों को तोड़ता है उस बालक को हम अपराधी बालक बोलते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बोलते हैं। इस प्रकार ऐसे बालक जो समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं अपराधी बालक कहलाते हैं तथा उनकी यह क्रिया बाल अपराध कहलाती है। ये बालक असामाजिक व्यवहार करते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जैसे ये दोनों इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सुट्टा लगा रहा है, इसने पता नहीं हाथ में चाकू क्या लिया हुआ है। अतः ऐसे बालक जिनका आचरण समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुरूप नहीं होता अपराधी बालक कहलाते हैं। स्किनर ने एक परिभाषा दी है, बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में दी जा सकती है जो किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। बाल अपराध किसे कहेंगे हम? ऐसा कानून जो कोई वयस्क व्यक्ति तोड़ दे उसे अगर अपराध कहते हैं, तो वही कानून अगर बालक तोड़ता है तो बाल अपराध होगा। अब अपराधी बालक जो होते हैं वे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? चोरी करते हैं, लड़ते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, झूठ बोलते हैं, धूम्रपान करते हैं, आवारा घूमते हैं सड़कों पर, विद्यालय वस्तुओं को हानि पहुंचाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों के साथ दीवारों पर लिखते हैं, अन्य अपराध करते हैं, जघन्य अपराध भी करते हैं, दूसरों को छेड़ देते हैं, मर्डर करना वगैरह वगैरह ऐसे भी कर देते हैं कुछ बालक। बाल अपराध के क्या कारण होते हैं? अपराधी बालक क्यों बन जाते हैं? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। 6 हेडिंग लिखी हुई है, आप आसानी से इनके बारे में पेपर में लिख देंगे। सबसे पहला तो अनुवांशिक कारण। किसी के मम्मी पापा ही अपराधी होते हैं, किसी का पापा अपराधी होता है, किसी का दादा अपराधी होता है, तो अनुवांशिक गुण उसमें आ जाते हैं। अनुवांशिक कारण क्या होते हैं? हमें अपने मम्मी पापा से कुछ गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। अब इन अनुवांशिक गुणों के कारण भी बालक अपराधी हो जाता है। किसी के पापा अपराधी होते हैं तो उस बालक में भी वही गुण आ जाते हैं। एक होता है पर्यावरणीय कारण। किसी बालक के आसपास ऐसा माहौल है जहां पर सब अपराधी है। किसी बालक के ताऊ चाचा, आसपास दोस्त, माहौल में कोई, उसके मोहल्ले में, समाज में अपराधी अगर व्यक्ति होंगे तो वह उन्हें देखेगा, देखकर सोचेगा कि अच्छा इसने चोरी की, चोरी करने के बाद इसे पैसा मिल गया, वो भी अब अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो वह बालक भी उस चीज के बारे में सोचता है और अपराधी बन जाता है। नेक्स्ट शारीरिक कारण हो जाते हैं। जैसे हमारा हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, ये मंदबुद्धि वाला भी यहाँ पर आ गया, तो शारीरिक कारण या मंदबुद्धि कारण भी हो जाते हैं। हैंडीकैप्ड बच्चा होता है, मंदबुद्धि बच्चा होता है, उसे सब चिढ़ाते हैं, उसके साथ समानता की भावना नहीं, उससे सहयोग की भावना नहीं दिखाते, समानता की भावना नहीं दिखाते। जो हमारे मंदबुद्धि और शारीरिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह, तो वो सामान्य समाज को बुरा मानने लगता है, उनसे कट जाता है और अपराधी बालक बन जाता है। समस्याएं, किसी बालक की समस्याएं होती है, उसे खाना ही नहीं मिलता, उसे पैसे नहीं मिलते, उसके पास फीस ही नहीं है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो भी वह अपराधी हो जाता है। शैक्षिक कारण भी हो जाते हैं। हम अपने बालकों को ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे कि वे अपराधी बालक न बने। उन्हें हम नैतिक शिक्षा देते हैं, सामाजिक धार्मिक शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि ये कार्य हमें नहीं करने, ये कार्य हमें करने हैं। ऐसा कोई बालक जिसे शिक्षा ही नहीं मिली, ऐसी तब वह भी अपराधी बालक बन जाता है। तो ये अपराधी बालक बनने के कारण होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आसानी से आप लिख देंगे। अब हमने सभी बालकों के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार इन बालकों की बुद्धि लब्धि को हल्का सा देख लेते हैं। किसी भी कक्षा में कई प्रकार के बालक आपको देखने को मिलते हैं, उनके परसेंटेज की बात करेंगे हम। वैसे तो देखो 70% बच्चे तो सामान्य होते हैं, 10% बच्चे हमारे इंटेलिजेंट होते हैं, 10% बच्चे हमारे ठप होते हैं और 10% हमारे अन्य होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं इनके हाथ पैर ठीक काम नहीं करते, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं ये, या अपराधी हो जाते हैं, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं। बच्चे और भी प्रकार के होते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ लेंगे आप।
प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है? 110 होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। सामान्य बालक का आईक्यू कितना होता है? 90 से 110 के आसपास होता है। पिछड़ा बालक, ये सिर्फ शैक्षिक रूप से पिछड़ता है, इसका आईक्यू कितना होता है? लगभग 75 से 90 के आसपास होता है। मंदबुद्धि बालक का आईक्यू कितना होता है? 70 या फिर उससे कम होता है। मंदबुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख बुद्धि 50 से 70, मूढ़ बुद्धि 25 से 50 और जड़ बुद्धि 0 से 25। ये एजुकेटेबल होता है, ये ट्रेनेबल होता है, ये टोटली डिपेंडेंट होता है। अब ये आज की हमारी क्लास थी, अलग अलग प्रकार के बालक हमने इस क्लास में पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। ये हमारे आईक्यू वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको अलग लिख दिया। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।